सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। तो पाकिस्तान को कई तरह के बहरानों का सामना है और उसमें एक सबसे संजीदा मसला हमारा बिजली का बहरान है, क्योंकि बिजली महंगी भी हो रही है। लोड शेडिंग की सूरत में लोग आधा दिन बिजली से महरूम भी रहते हैं और ये सिर्फ किसी एक शहर या ख़ास कराची का मसला नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क का ही ये एक मेजर इशू है। कराची क्योंकि हाईली पॉपुलेटेड सिटी है, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा हैं कि इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी की वजह से यहाँ दिन रात आवाम इस मुश्किल को झेलते हैं। और आज कराची में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए न सिर्फ इन मसाइल को उजागर किया जाएगा, न सिर्फ खामियों की निशानदेही की जाएगी, बल्कि इन मसाइल का हल भी तजवीज़ किया जाएगा कि किस तरह से एक्सपर्ट ओपिनियन को सामने रखते हुए इन मसाइल को हल किया जा सकता है। और जो कि इलेक्ट्रिक की पिछले 20 साल की ख़राब कारकर्दगी प्राइवेटाइजेशन के बावजूद बरकरार है, इन हालात में अब कैसे कोई बेहतरी की गुंजाइश निकाली जा सकती है। तो इस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स किस राय का इजहार कर रहे हैं। जितने पैनलिस्ट होंगे उन सबसे बात भी करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी आप तक पहुँचाएंगे। तो आइए कॉन्फ्रेंस के अंदर चलते हैं। तो पाकिस्तान में जो बिजली का इशू है इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। वो लोड शेडिंग का इशू हो या महंगी बिजली का इशू हो, अब इस कॉन्फ्रेंस में भी बात यही हो रही है, सोल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से बिजली को सस्ता किया जा सकता है, ऑल्टरनेट रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। और फिर इतनी ज़्यादा जनरेशन और कैपेसिटी होने के बावजूद भी जो लोड शेडिंग के इशूज़ हैं वो आखिर क्यों अपनी जगह पर मौजूद हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे मुल्क के बड़े बेहतरीन अंदाज से सर्व कर चुके हैं पाकिस्तान को। तो ज़रा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई ग्राउंड रियलिटी इस वक्त है, क्या सॉल्यूशंस हैं। और जिस तरह प्राइवेटाइजेशन डिस्कोर्स की हम करने जा रहे हैं, के इलेक्ट्रिक की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है, उसको सामने रखते हुए ये कितनी कामयाब हो सकती है। तो मिफ्ता साहब, जो बिजली का बहरान है पाकिस्तान में इस वक्त, इसका हल आपकी नज़र में है क्या? इसका हल जो असल है वो निचकारी है, लेकिन जिस किस्म की निचकारी के इलेक्ट्रिक में हुई है उसमें कुछ गलतियाँ हुई थी, वो गलतियाँ हमको अवॉइड करनी चाहिए। एक तो यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होनी चाहिए, वो जनरेशन कंपनीज नहीं होनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक के पास दोनों जनरेशन भी है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी, लेकिन अभी जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनके पास जनरेशन नहीं है। दूसरा इसका कि जो ये बिजली ख़रीदती हैं, बिजली के ईंधन ख़रीदती हैं, ये गैस हुआ या पेट्रोल हुआ या दीगर चीज़ें हुई, उसके ऊपर उनके अकाउंट्स पे ये लीन होना चाहिए कि पहले आप अपने वाजिबात अदा करो, उसके बाद आप प्रॉफिट्स ले सकते हो, उससे पहले आप प्रॉफिट्स नहीं ले सकते। ये दो बातें होनी चाहिए। प्राइवेटाइज होने के बाद जो रिकवरी के लॉसेज हैं, उनके जो लाइन लॉसेज हैं, वो भी अभी तक हम देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस आपको तो मार्क नहीं, आपको तो मार्क बिल्कुल नहीं है, ना इनकी है, लेकिन किस डिस्को की है। और उसमें ये भी देखें कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना होता है कि फ़लाँ जगह से फ़ोन आ गया कि यार यहाँ पे हाथ ना रखो, फ़लाँ जगह से फ़ोन आ गया कि यहाँ पे हाथ ना रखो। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको एक रूल कर देना चाहिए कि भाई आपको 5 साल के अंदर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 95-98% बिल लेंगे। 5 साल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 90% से ज़्यादा, 10% से ज़्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस नहीं करेंगे। अगर आप कर लें तो ये जो हम कह रहे हैं वो कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं करें तो नुकसान आपका होगा, आवाम का नहीं होगा। अच्छा, जो फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार है इस वक्त के इलेक्ट्रिक महंगे इंपोर्टेड फ्यूल पर, वक्त पर जो लोकल कोल है उसको नहीं इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बिजली आज तक महंगी है। तो इसको हम एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस कह सकते हैं या इसको एक सिंपल कोई कोताही या खामी कहते हुए इग्नोर कर दिया? ये खामी है, ये कोताही है, लेकिन इसमें रेगुलेटर की भी कोताही और हुकूमत पाकिस्तान की कोताही है। उनको ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना था। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने भी तो 4000 मेगावाट, तकरीबन 3600 मेगावाट बल्कि ज़्यादा आपने मेगावाट लगा लिया इंपोर्टेड कोल पे। आपको नहीं समझ में आई थी हुकूमत पाकिस्तान को कि लोकल कोल पे लगाना चाहिए था? तो हुकूमत पाकिस्तान ने भी ये गलती की है ना, जबकि ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद जो सोलर है उस पर आप बाकी पाकिस्तान में तो ग्रॉस मीटरिंग, नेट मीटरिंग होती है, यहाँ पे ग्रॉस मीटरिंग होती है कि इलेक्ट्रिक में, लेकिन आप सोलर को भी परवान नहीं चढ़ने दे रहे, आप सोलर कंज्यूमर्स को पीनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हुकूमत की पॉलिसी की गलती है, जिसकी वजह से कि इलेक्ट्रिक भी हमारे साथ ज़्यादती करता है। आप ही की दौर हुकूमत मुस्लिम लीग नून का जब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री अलहदा हुई, हमने देखा पिछले 6-8 साल में और 20 साल में भी चले हैं, कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। अभी एक साथ इतनी सारी और ख़ासतौर पर डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन और के इलेक्ट्रिक के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखते हुए ये एक कामयाब मॉडल है प्राइवेटाइजेशन का जो के इलेक्ट्रिक में अडॉप्ट किया गया। जैसा मैंने गुजारिश की कि के इलेक्ट्रिक के मॉडल में कुछ चेंज करना होगा। शहबाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब उधर बैठे होंगे, वो निचकारी नहीं करेंगे, वो मानते ही नहीं है निचकारी में, इसीलिए उन्होंने PIA की भी निचकारी नहीं करी। लेकिन PIA के अंदर तो कम अज़ कम यह है कि ऊपर से इनके मालकान ने इस काम को ले लिया है तो वो करवा देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की भी इनसे निचकारी नहीं होगी। और जब तक नैब इस तरह के सवालात पूछती है ब्यूरोक्रेट से रिटायर होने के बाद, तो किसी ब्यूरोक्रेट के
इंटरेस्ट में नहीं है कि वो निचकारी को मूव करे, क्योंकि बेचारा किसी रेट पे भी बेचोगे आपसे नैब जो है वो आपको तंग करेगी। लोगों के लिए एक सोलर एनर्जी बड़ा आसान और सस्ता हल आ गया था, उस पर भी हमने देखा कि इस बजट में 10% का टैक्स लगाया गया। तो अब एक आम आदमी उस सस्ती बिजली के लिए कहाँ जाए? वो अपने ओन पे जब उसका बंदोबस्त कर रहा है तो हुकूमत वो भी नहीं करने दे रही। देखिए, हुकूमत का मसला ये है कि हुकूमत ने बहुत ज़्यादा बिजली खुद लगा ली, अपने तई लगा ली, ठीक है, नॉट सम अंडरस्टैंडिंग कि दुनिया में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी बेहतर होती रहती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। अब आपने बेतहाशा बिजली लगा ली और आपकी बेतहाशा कॉस्ट है, ना आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कम कर चुके हैं कॉस्ट उसकी, ना आप चोरी कम कर चुके हैं, ना आप बिल कलेक्शन कम कर चुके हैं। तो आपको बिजली जो है वो 45-50 रुपए की बेचनी है। सोलर एक आदमी बिजली लगाता है उसको 10-12 रुपए की मिल जाती है। तो अब आप चाहते हैं कि वो ना ख़रीदे सोलर की बिजली ताकि आपकी 50 रुपए की बिजली ख़रीदे। तो ये एक सारिफ से हुकूमत की जंग है। हुकूमत चाहता है कि सारिफ से ज़्यादा पैसे निकाल ले, और ये सिर्फ बिजली के मामलात में नहीं है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो टैक्सेशन हो। आप देख लीजिए कि सिंध की हुकूमत और बिलखुसूस इस एरिया में और कराची वगैरह में और पाकिस्तान भर में वफाक जो है वो एक्सट्रैक्टिव मोड में है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसे खींच ले। अब ये इस सोलर को लोग अडॉप्ट करने जा रहे हैं, ये इंडस्ट्री भी बूम कर रही है। अब जिस तरह हमने कॉन्फ्रेंस में भी देखा, कुछ तजावीज़ सामने आई कि हुकूमत इसमें इंसेंटिव दे, ज़रा लोगों के लिए फैसिलिटीज़ पैदा करे कि इंडस्ट्री हमारी ग्रो हो सके। अब इंडस्ट्री के लिए, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए अब वे आउट है क्या इस महंगी बिजली से निजात हासिल करने का? देखिए, बिजली तो महंगी थी, अब इन्होंने गैस भी बहुत महंगी कर दी। और जो सिंध और बलूचिस्तान के सारिफ को गैस मिलती थी, पंजाब वालों को तो बेचारों को गैस नहीं मिलती थी, तो सिंध और बलूचिस्तान के सारिफ को जो बिजली को इंडस्ट्री को गैस मिलती थी वो एक्सेसिवली उन्होंने महंगी कर दी ताकि इधर भी कोई गैस से ना चला सके। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इनको समझाया था कि ऐसा है, जब तुम गैस महंगी करोगे तो कोई बिजली के ग्रिड पे नहीं जाएगा। जैसे पंजाब में भी बड़ी इंडस्ट्री है, उसने बायोमास लगा लिया या कोल लगा लिया या सोलर लगा लिया है, तो कराची में ये भी 3 लग रहे हैं। और कराची में क्योंकि हवा ज़्यादा है तो इधर विंड पावर भी लोग लगा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि इंडस्ट्री जो है वो हुकूमत पर रिलाई कर सकती है, वो अपना खुद इंतज़ाम कर रही है। आखिरी सवाल मिस्फा साहब के, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मैक्रो लेवल के गवर्नमेंट हमें बताती है कि ये अब सब अंडर कंट्रोल हैं, अगर ये अंडर कंट्रोल हैं और पिछले 4-5-6 माह से अंडर कंट्रोल हैं, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? ग्राउंड रियलिटी क्यों नहीं तब्दील हो पा रही? 2 वजूहात से पाकिस्तान में मईशत में स्टेबिलिटी आई है। एक तो दुनिया भर में ख़ाम तेल और दीगर कमोडिटीज़ की कीमत कम हो गई है, तो हमारा जो इंपोर्ट के ऊपर $6-7 बिलियन बच गए हैं, जिसकी वजह से आपका सरप्लस भी 2 बिलियन का आया है। दूसरा ये कि आपने 3-3.5 सालों में आम सारिफ का, जिसको कहते हैं कि तेल निकाल दिया। मतलब आम सारिफ पे आपने पहले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा किया, बिजली का बिल महंगा करा, गैस का बिल महंगा करा और टैक्स महंगा कर दिया। इसका मतलब है कि किसी पाकिस्तानी के पास पैसे ही नहीं रहते कि वो कुछ ख़रीद सके। तो आपने इंपोर्ट की डिमांड कम कर दी, लोकल डिमांड कम कर दी, मईशत को बिठा दिया। मईशत को बिठाने से आपकी स्टेबिलिटी आई है। तो जिस दिन आप हुकूमत कोशिश करेगी मईशत को उठाने की, उस दिन स्टेबिलिटी चले जाएगी। ये जो स्टेबिलिटी आई है, ये तो आवाम का खून निचोड़ के आई है। जिस 3 साल से हर साल पाकिस्तान गरीब हो रहा है फ़ीकस बुनियाद पे, और इसकी वजह से स्टेबिलिटी आई है। इसका मतलब स्टेबिलिटी से हम ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ये रिवर्स प्रोसेस ऑन होगा। 3 साल से हो रहा है ना, 3 साल से हम लगातार हर साल गरीब हो रहे हैं अपने मुकाबले में। पहले ये था कि हम दुनिया के मुकाबले में पीछे रहते थे, अब हम अपने मुकाबले में पीछे रहते हैं। और जो करने के काम हैं, जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने, NFC अवार्ड को आपने चेंज करना है, आपने नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना है, वरना नए सूबे बनाने हैं, आपने तालीम को बेहतर करना है। आपके यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं स्कूल के बाहर हैं, आपने सेहत प्रोवाइड करनी है, आपने स्टंटिंग और वो ये चीज़ें कम करनी है। आप तो ये कर ही नहीं पा रहे। आप तो ये कि बस हुकूमत बराए नाम, मतलब हुकूमत बराए नाम तो नहीं है, हुकूमत सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए है। 4.2% का GDP टारगेट एक फिगर सेट कर लिया, 3.6 तो हासिल कर नहीं सके। ये यहाँ तक, ये भी एक एम्बिशियस टारगेट है या इसको कुछ चांसेस हैं? 2.67% जो बोलते हैं वो भी झूठ है, सब जानते हैं। और 4.6 करने के ना इनके तेवर हैं, ना इनकी कोशिशें हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया मिस्टर साहब। तो बिजली बहरान हमारे मुल्क की आवाम, खासतौर पर कराची की आवाम को 2 तरह से इस वक्त इफेक्ट कर रहा है। एक तो महंगी होती बिजली जिसकी कीमत मुसलसल बढ़ रही है, और फिर वो महंगी बिजली की दस्तियाबी भी एक बड़ा इशू है, जो कि बहुत सारे इलाकों में लोड शेडिंग होती है। तो अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए ही इसको हल किया जा सकता है, या फिर जिस तरह इस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि रीन्यूएबल एनर्जी पर अब जाएँ, सोलर और दीगर जो एनर्जी जो सस्ती है उसको अपनाएं? तो इमरान शाहिद साहब जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक विंग के इंचार्ज हैं और अक्सर व बेशतर हमारे प्रोग्राम में मौजूद भी होते हैं, ज़रा इनसे ही जानते हैं अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन या कॉन्फ्रेंस में भी दिया। इमरान साहब, अब इस हल क्या है इस बिजली के मौजूदा बहरान का? जी बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। अच्छा, ज़ाहिर है कि
ये जो आपने मसला महंगी बिजली का किया है, एक मुल्क की महंगी बिजली है और एक के इलेक्ट्रिक की महंगी तरीन बिजली है, ये दो अलग अलग मसले हैं। पहले मैं मुल्क की बिजली की तरफ आ जाता हूँ कि इस वक्त मुल्क की जो सबसे बड़ा मसला है और महंगी बिजली होने की जो बुनियादी वजह यह है वो IPPs के साथ मुआहदे हैं, जिसके नतीजे में जो जनरेशन कैपेसिटी, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो नेपरा की रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 45,888 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि उसकी यूटिलाइजेशन जो 2024 में हुई वो सिर्फ 16,000 मेगावाट से नहीं हुई। अब ये जो रिमेनिंग जो बिजली बची है, यानी 65 और 66% इजाफी बिजली, यानी ये बिजली बने बग़ैर पाकिस्तान के कंज्यूमर ने इसकी कीमत अदा की है। इस मिसाल को आप ऐसा समझें कि अगर 100 यूनिट किसी ने कंज्यूम किए हैं, इसमें से 66 यूनिट वो थे जो उसने इस्तेमाल ही नहीं किए, लेकिन उसने उसके बिल की अदायगी की। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ज़ाहिर है कि जिन हुकूमतों ने ये मुआहदे किए थे, डॉलर बेस मुआहदे किए थे, फिर इस मुआहदे के अंदर जो जालसाजियाँ की गई थी, जैसे मिसाल के तौर पे अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मिसाल के तौर पे 100 मेगावाट, एक्चुअल में वो कम मेगावाट थी, लेकिन उसको वहाँ पे पेपर में, डॉक्यूमेंट्स में ज़्यादा मेगावाट लिखी गई थी। फिर प्लस उस पर जो उसको प्लांट्स को तामीर करने के लिए जो अखराजात आए थे, वो भी जो है ना उस आदाद और शुमार में भी मसला था। फिर इनको जो फ्यूल चार्जेस दिए गए थे उसके अंदर भी मसला था। तो ज़ाहिर है कि ये तो हमने माजी से सबक सीखा। जब ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई तो अब इस पर होना ये चाहिए था कि इस पर जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको जो है कानून के कटहरे के अंदर लाना चाहिए था। अब आ जाएँ कराची के अंदर। कराची के अंदर सलूशन मौजूद है, जो एक एवरेज जो नेशनल जो NTDC के ज़रिए जो बिजली जो है वो फराहम की जाती है, उसकी एवरेज कॉस्ट 9 रुपये फ़ी यूनिट आई, और जो के इलेक्ट्रिक की जो है वो कॉस्ट 28 रुपये, यानी इतना फ़र्क है, 200% का यानी इजाफा है इसके अंदर ना, 40 रुपये का दे दिया। तो इसका हल ये है कि कराची के सराउंडिंग के अंदर जो NTDC को बिजली फराहम करते हैं, जिसमें कैनप का K2, K3 और पोर्ट कासिम में कोल के पावर प्लांट और इस तरह से दीगर भी कोल के पावर प्लांट्स हैं, जो के इलेक्ट्रिक का जनरेशन का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और कराची को तमाम तर बिजली NTDC से फराहम की जाए। ख़ुद के इलेक्ट्रिक भी ये बात कहता है कि जो आने वाले दिनों में 2025, 26, 27 तक मैक्सिमम जो डिमांड को फोरकास्ट करता है वो 4,000, 4,500 से ज़्यादा नहीं है। और जबकि ये मैं जिन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो कराची के सराउंडिंग में भी हैं, अंडर यूटिलाइज भी हैं और बगैर इस्तेमाल हुए इसके कैपेसिटी चार्जेस भी दिए जा रहे हैं, तो ये तो के इलेक्ट्रिक की महंगी बिजली से भी छुटकारा हो सकता है, और जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो यूटिलाइज़ नहीं हो रही वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो कराची के शहरियों को भी सस्ती बिजली मिल जाएगी और मुल्क के अंदर जो कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं उसके अंदर भी बतदरीज कमी हो जाएगी। लाइसेंस को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। रिसेंटली के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस भी रिन्यू हुआ, मोनिसल्वी को भी अपने डेजिग्नेशन पर एक्सटेंशन मिल गई। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी से क्या हुकूमत इस वक्त बिल्कुल लाइल्म है? जो एहतसाब कर सकते हैं के इलेक्ट्रिक का या मोनिसल्वी साहब का, तो उनकी आँखें बिल्कुल इस वक्त बंद हैं। हाँ, इसमें पता नहीं जो है वो के इलेक्ट्रिक के मामले में अजीब व गरीब सूरत हाल है। अगर मैं बिलखुसूस ये इस मैनेजमेंट में की बात करूं जो इस वक्त जो है जिनका कंट्रोल है, जबकि अगर अक़लियती मैनेजमेंट है, अगर जैसे इस वक्त जो है जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो कैपिटल फंड है IGFC जो है उसके पास इसके अक्सरियती शेयर हैं, यानी अबराज के बाद जो है जब इसकी लिक्विडेशन हुई केमन आइलैंड के अंदर तो उसके जो अक्सरियती शेयर हैं, और IGFC का जो ओनर है वो पाक एशिया वाले हैं, ठीक है, उनके पास अक्सरियती शेयर हैं। लेकिन के इलेक्ट्रिक बजाय इसके कि मैनेजमेंट कंट्रोल इस जो 20 साल से जिनकी बदतरीन कारकर्दगी है इनसे कंट्रोल निकल के पाक एशिया के पास जाता, जिनके पास जो है वो सलाहियत भी मौजूद है, उनका विजन भी है, उनको इसका कंट्रोल मिलना चाहिए था। तो जिस तरह से जो भी कराची के फेवर में या कंज्यूमर के फेवर में जो फैसले आते हैं, के इलेक्ट्रिक ने एक SOP बनाया हुआ, सिंध हाई कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर लेकर आ जाता है, और स्टे ऑर्डर के ना विकेट भी नहीं होता, और जो है वो चीज़ें अपनी ये रिसर्च भी मुकम्मल की हुई है कि वो लोकल कोल से किस तरह फ़ायदा उठाकर और कॉस्ट को कम कर सकते हैं। लेकिन माजी में भी कभी के इलेक्ट्रिक की जो काबिज मैनेजमेंट रही उसने कभी लोकल कोल की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने प्लांट्स को उस हिसाब से अपग्रेड नहीं किया। ये कितनी बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है जिसकी कॉस्ट पूरे कराची वाले इस वक्त भुगत रहे हैं, और पिछले 20 सालों में इस जानिब कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की तो पूरी हिस्ट्री बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उसके ये फेवर में ही नहीं जाती बात ये कि के इलेक्ट्रिक कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम करे। अगर ये उसमें होता
तो जिस तरह से आपने भी बताया कि पाक एशिया में और दीगर इदारे थे जिनकी सस्ती बिजली कराची के शहरियों को फराहम की जा सकती थी, और अगर अभी मौजूदा मिसाल दें, NTDC तो कह रही है कि आपको जितनी बिजली चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी सस्ती बिजली कराची को इस वक्त भी मिल सकती है वो नहीं, तो के इलेक्ट्रिक इस हक़ में नहीं है कि कराची के शहरियों को सस्ती बिजली फराहम की जा सके, इवन दो कि पाक एशिया के पास बहुत अच्छा प्लान मौजूद है। जैसे मैंने बार बार पहले भी तस्करा किया था, फिर तस्करा कर रहा हूँ, उनके पास विजन भी है, ना सिर्फ उनकी बिजली सस्ती हो सकती है बल्कि बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लोग जब अपने ओन पर बंदोबस्त कर रहे हैं, सोलर ले रहे हैं, एक गरीब आदमी या एक मुतवसत तबके का शख्स किस तरह वो अपना एक एक पैसा जोड़कर सोलर की तरफ जाता है। गवर्नमेंट ने इस बजट में उस पर भी 10% टैक्स आयद कर दिया, यानी अगर कोई अपनी आमदनी से सेविंग करके अपने मसले को हल कर रहा है तो वहाँ भी वो 10% इजाफी पैसे अदा करे। अब देखें ना कि जो हुकूमत की मिसाल तो ये होती है ना, रियासत को क्या कहा जाता है, वो तो एक माँ का होती है ना। तब हो ये रहा है कि वो अपनी तनख्वाहें, अपनी इमारत तो जो है वो 2 लाख से जो है 5 और 6 लाख तनख्वाहें, और सब जगह यही सूरत हाल है। अपनी ना कारें छोटी करते हैं, ना फ्यूल जो है ना वो जो फ्री इस्तेमाल करते हैं, ना फ्री बिजली के यूनिट्स। लेकिन अगर एक गरीब आदमी, एक मुतवसत तबके का आदमी, एक जो है ना वो अगर कहीं से महंगी बिजली से जान छुड़ाने के लिए, चूँकि ज़ाहिर है वही समझता है कि मेरी तनख्वाह का अक्सर वो बेचता हिस्सा तो बिजली के बिलों में चला जाता है। अगर वो कहीं से कर्जा लेके अगर वो सोलर लगाता है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की बातें हो रही हैं और टैक्स लगा दिया गया। और मैं ये भी बात बता दूं कि ये भी एक आम मुतवसत तबके के उसके यानी जैसे कहते हैं कि रीच में भी नहीं है कि वो सोलर पे भी 5-6 लाख रुपए खर्चा कर सके। और वो जिस तरह से कर्जा लेके करता है, अगर आप उस पर भी टैक्स लगा देंगे तो आप तो उसको यानी उसको ज़िंदा रहने और सांस लेने का भी जो है ना वो हक उससे छीन रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू सो मच। जीनिया शौकत साहबा जो कि एक पैनलिस्ट थी इस कॉन्फ्रेंस में, हमारे साथ मौजूद नजर आए। इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान जो रीन्यूएबल एनर्जी की जो इंपॉर्टेंस है वो पाकिस्तान में कितनी है। हम फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 बड़े मेजर इफेक्ट्स हैं। एक तो कॉस्ट भी बढ़ जाती है एनर्जी की, और फिर जो माहौल पर असरात मुरतब होते हैं वो भी बहुत मनफी हैं, और बड़ी तबाहियों की सूरत में हम इस वक्त देख भी रहे हैं किस तरह हर साल सैलाब और दीगर कुदरती आफात आती हैं, जिससे फिर न सिर्फ जानी बल्कि माली भी नुकसान बड़े पैमाने पर होता है। हमारी इकॉनमी उससे बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जीनिया साहबा, ये जो डिस्कशन अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी की, रीन्यूएबल एनर्जी की जो इंपॉर्टेंस है इस वक्त वो कितनी है, वो कितना असर डाल सकती है पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर पर और फिर हमारे क्लाइमेट चेंज पर? जी, आपने बिल्कुल ठीक ऑब्ज़र्व किया कि रिन्यूएबल्स एनर्जी का जो ताल्लुक़ है क्लाइमेट एक्शन के साथ वो एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बेसिकली एनर्जी जो है वो आपको एक तो ये कि आपको क्लाइमेट चेंज के साथ डील करने में मदद करती है। आपके पास बिजली होगी तो आप हीट के साथ डील कर सकेंगे, एक सिंपल एग्जांपल है। दूसरा ये कि जो बिजली जिस तरह से बनती है उसका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि वो क्लाइमेट चेंज को किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। इस वक्त जो पाकिस्तान की बिजली का सेक्टर है, एनर्जी का सेक्टर है, वो सेकंड कंट्रीब्यूटर है एमिशंस का, और ये बात हमारी NDCs की रिपोर्ट्स में भी बारहा इसका जिक्र किया। नहीं इन द कंट्रीज़ ओन बाउंड्री पाकिस्तान को GHG एमिशंस हैं उसमें एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो लेकिन एग्रीकल्चर से बहुत करीब है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एग्रीकल्चर के फ़ौरन बाद ये एनर्जी का जो है वो एमिशंस है। एनर्जी एमिशंस क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि हम कोल पे रिलाई करते हैं, हम गैस पे रिलाई करते हैं, हम हाइड्रो पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, जो अपने ओन में भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान एनर्जी को क्लाइमेट एक्शन की तरह देखे और उस तरह देखे कि जनरेशन या जो बिजली की बनावट है उसको फॉसिल फ्यूल से हटा के रिन्यूएबल्स की तरफ लाया जाए, और ये कि रिन्यूएबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि वो क्लाइमेट के जो असरात हैं, बिलखुसूस हम कराची जैसे शहरों में देख रहे हैं, लाहौर जैसे शहरों में देख रहे हैं जहाँ हीट इंडेक्स शदीद बढ़ा है। पाकिस्तान में अब 7 हीट वेव्स आती हैं एक साल में ओवर द ईयर्स, यानी ये ट्रेंड हुआ है। अब 7 से भी ज़्यादा होती होंगी, और ये जो इंटेंसिटी है इसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत अमवात होती हैं, बहुत लोग डिस्कम्फर्ट होते हैं। तो इसका सलूशन ये है कि लोगों को बिजली की ऐसी बिजली फ़राहम की जाए जो क्लीन हो
और जो एक्सेसिबल हो। जब तक हम महंगी बिजली, फॉसिल फ्यूल लेड बिजली पर इन्हिसार करते रहेंगे, जो अभी हम कर रहे हैं, तब तक हमारी बिजली जो है वो अनअफोर्डेबल रहेगी और उसकी एक्सेस इसी तरह रहेगी जैसे अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक ये कहता है कि भाई लोग बिल नहीं देते तो हम बिजली नहीं देंगे। तो इसका तरीका ये है कि आप जो हैं वो रिन्यूएबल्स की तरफ ग्रिड लेवल पर हमारी गवर्नमेंट्स इस वक्त क्यों शिफ्ट नहीं कर पा रही अपने इस एनर्जी सिस्टम को? हम देख रहे हैं लोग तो अपने ओन पर सोलर की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारी गवर्नमेंट्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, डिसीजन मेकर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इसको नेशनल लेवल पर या प्रोविंशियल लेवल पर, या अगर ग्रिड लेवल पर शिफ्ट हो जाए सोलर पर, तो ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी और ये जो एमिशंस के इश्यूज़ हैं ये भी किसी तरह हैंडल हो जाएंगे? बेसिकली एनर्जी में बहुत सारे स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, बहुत आप समझते होंगे कि बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे लोगों के इकोनॉमिक फाइनेंशियल स्टेक्स शामिल हैं। तो इसकी जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि आप जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उससे हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के जनरेशन के इश्यूज़ हैं, हम बार बार वही पुराने तरीक़ों पे वापस जा रहे होते हैं। और ये बावजूद इसके कि अब हमारी आबादी या हमारे जो अवाम है उसने भी इसको रिजेक्ट किया है, इस मॉडल को, लेकिन चूंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसकी वजह से बिजली की जो हमारा डिज़ाइन है बिजली की एक्सेस का, वो ऐसा बार बार बनाया जाता है जो ना सिर्फ ये कि लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं होता बल्कि इकनॉमिकली भी लोगों को स्क्वीज़ कर देता है, क्योंकि आपकी जो नेशनल इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इन बिजली की कंपनियों को आपको खसारे को पूरा करने में, कैपेसिटी पेमेंट्स में, इसमें जा रहा होता है। तो हमारा ख्याल है कि जो बिजली का जो सारा सेक्टर है इसको डेमोक्रेटाइज होना चाहिए, इसको आवाम के जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ प्लान ऑन रिटायरमेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। यू कैन नॉट गो रिन्यूएबल्स एंड ऑल्सो कीप इन्वेस्टिंग इन फॉसिल फ्यूल्स। इसका मतलब तो ये कि नेशनल रिसोर्सेज तो इतनी है ना, मतलब जो भी आपका पाए है उसमें अगर आप कोल को और गैस को पैसे दिए जा रहे हो तो फिर आप रिन्यूएबल्स में कितना पैसा लगा लोगे? इस वक्त भी जो रिन्यूएबल्स का पाकिस्तान के अंदर शेयर है वो हार्डली 3% है, जबकि पाकिस्तान ने खुद कमिट किया है कि वो 30% जाएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अगले 5 साल में जो ये 27% का जो गैप है ये पूरा कर सकेंगे? और क्लाइमेट चेंज जो कि इटसेल्फ एक थ्रेट बन चुका है इस वक्त पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर तरक्की पजीर ममालिक के लिए, पाकिस्तान में उसको वाकई एक थ्रेट कंसीडर किया जा रहा है और उस पर वो फोकस है जितना होना चाहिए? इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि हुकूमत की अपनी संजीदगी और फिर उनके अपने कोऑर्डिनेशन आपस में, कि वो उन तमाम मामलात को प्लान्स के ज़रिए एग्जीक्यूट करे और इस तरह के प्लान्स बनाए, जहाँ पर नई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है वहाँ नई डिज़ाइन करें, जहाँ रेट्रोफिटिंग की ज़रूरत है वहाँ रेट्रोफिटिंग करें। तो अभी हमें लग रहा है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा उस अमल को तेज़ करने की ज़रूरत है, जहाँ फेडरल और प्रोविंशियल इदारों के दरमियान आपस में कोऑर्डिनेशन हो, इनकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेट चेंज के अवामिल क्या हैं। आप देखिएगा अगर पाकिस्तान की बिजली की जो पैदावार है उसका बहुत बड़ा हिस्सा हाइड्रो से होता है, और जो टेल एंड है सिंध हमारा प्रोविंस है जो कि हाइड्रो के ख़िलाफ़ है, उसको असर करता है। अगर पानी वहाँ डैमों में चला जाता है तो सिंध को नहीं मिल पाता, उसकी एग्रीकल्चर मुतासर होती है। तो इसका ये मतलब है कि हम तमाम सूबे एक पेज पर नहीं हैं ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो आपको जो क्लाइमेट एक्शन करना है वो एक आपको अपनी रिसोर्सेज से करना है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना पड़ता है इंटरनेशनल असिस्टेंस के ऊपर, जिसमें आपको रिसोर्सेज भी मिलें, कैपेसिटी, टेक्नोलॉजी मिले, और वहाँ से बहुत स्लो और बहुत सुस्त रिस्पॉन्स है। तो पाकिस्तान की ये स्ट्रगल जो है वो बहुत ही सीरियस स्ट्रगल है। तो पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है वो 2 तरह का, एक तो बिजली महंगी होती जा रही है, फिर वो महंगी बिजली मिल भी नहीं रही। दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये ट्रांसमिशन के थ्रू लोगों तक क्यों नहीं पहुँच पा रही, और जिन तक पहुँच रही है उन तक इतनी महंगी क्यों पहुँच रही है? एक्चुअल कॉस्ट होती क्या है, ख़ासतौर पर कराची में एक यूनिट की, और वो लोगों तक कैसे 40, 45, 50 और फिर कहीं इस वक्त 60 और 70 रुपए का भी एक यूनिट पड़ता है, और फिर सब्सिडी भी के इलेक्ट्रिक उस पर लेती है हुकूमत से, तो फिर प्राइवेटाइजेशन का क्या फ़ायदा हुआ? अनिल मुमताज़ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनिल साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो कराची के लोग इस वक्त महंगी बिजली ख़रीद रहे हैं और बहुत सारे इलाकों में तो बिजली आधा दिन गायब ही रहती है, ये इसकी बुनियादी वजूहात हैं क्या? सप्लाई और डिमांड का खेल है, ठीक है। जितनी सप्लाई है ना जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है इनके पास। 11 गुना का फ़र्क है। अच्छा, उसमें से 7 गुना तो बिल्कुल ऑन ग्राउंड हकायक के ऊपर बिजली नहीं है इनके पास, और जब आगे 5 ऊपर और आएंगे ना तो उसमें एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हैं, इजाफी बिलिंग, बोगस इजाफी बिलिंग कर रहे हैं।
तो ये एक तो आ गया सप्लाई डिमांड के अंदर। इनके पास 3555 मेगावाट जनरेशन की टोटल सलाहियत है और लाइसेंस भी है इनके पास। ये क्या कहते हैं, उसको ट्रांसमिट करने की लाइन इनके पास है 2200 मेगावाट की, वो उसी में है शामिल है, ये उसी में शामिल है कि वो जो नेशनल ग्रिड से लेते हैं वो 2200 ही गुजार सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वो नेशनल ग्रिड से ज़्यादा। के इलेक्ट्रिक का अपना रेट जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है बोलेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा, 11.5 रुपये 31 पैसे आया है। हाँ, 11 रुपये 31 पैसे का है। तो आपको 40 रुपये की क्यों दे रहे हैं? सबसे महंगी चीज़ तो अगर आप देखा जाए इकोनॉमिक उसमें देखा जाए एनुअल रिपोर्ट में, तो सबसे महंगा चीज़ तो पैदावारी लागत होती है। आपकी पैदावारी लागत 11 रुपये 31 आ रही है, वो भी बास्केट रेट पे आ रही है। तो आप ये क्यों कर रहे हैं आवाम के साथ? ये इतना बड़ा गैप जो 60 रुपये आपने बताया 60 रुपये तक का है, ठीक है ना, कम और 90 रुपये 450 रुपये भी है। अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे 450 रुपये यूनिट भी बन जाता है। वो जो सनती सार्फिन को 450 रुपये यूनिट है, मेरे पास है, डॉक्यूमेंटेड है कि अगर कम आपने इस्तेमाल किया, जो 500-200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं उनका यह असर होता है। 19 साल पहले 20 साल पहले प्राइवेटाइजेशन हुई थी, वो तो इसी बुनियाद पे थी कि परफॉर्मेंस वीक है, रिकवरीज नहीं है, लाइन लॉसेस नहीं है। ये सारे इश्यूज तो आज भी बरकरार हैं, टैरिफ रेट भी बढ़ता जा रहा है, सब्सिडी भी चल रही है। ये दरअसल एक मैनेज करके मनसूबाबंदी के तहत किया था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुलाजमीन के साथ मिल के लॉसेस दिखाए गए, ठीक है, और फिर इसको प्राइवेटाइज़ किया। अभी जिस तरह वो लेस्को वेस्को को कर रहे हैं और आपके सामने वो आके बैठ जाते हैं, वज़ीर दाखिला साहब 86 करोड़ यूनिट की इसने चोरी करी, जेपको ने 30 करोड़ की है, सेपको ये कर रहा है, वेस्को वो कर रहा है। तो ये दिखा रहे हैं, एक बिल्डअप कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं, कर भी रहे हैं वो लोग, लेकिन आपकी सरपरस्ती में हो रही है ना, आप खुद करवा रहे हो। आप ईमानदार क्यों नहीं बनते? आप जो है ना, आपके ज़मीर क्यों नहीं जागता? क्या आप क्या प्राइवेट कंपनी ने आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक का ज़मीर जागा, वो ईमानदार बना, तो आप दूसरों को आप अपनी, क्योंकि ये सब कंपनियां इनकी अपनी बन रही हैं, ये इनके फ्रंटमैन आके खड़े होते हैं और वो फिर वो जो IPPs आते हैं। आप मुझे ये बताएं, यहाँ पे किसी ने भी नहीं बोला, मुझे ना बोलने दिया पूरा। वो आपने कैपेसिटी चार्जेस की बात करी थी ना, हाफिज़ नईम साहब कितना इसके ऊपर हाइक बना के चले गए, और वो FPPCI के जो थे वो गौहर साहब जो थे, सारे कैपेसिटी चार्जेस अभी तक के इलेक्ट्रिक के तो 4 MYT उठा के देखना, सब में कैपेसिटी चार्जेस है। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, पढ़े ना उसको। जितने भी नए, जितने को लाइसेंस रिन्यू करवाने थे करवा लिया उन्होंने, 2-4 को बस जो बंद पड़े थे उनको भी रिन्यू करवा दिया, उनकी भी चल रहे हैं। बंद पड़े हुए हैं वो, कुछ नहीं काम कर रहे, पैसे मिल रहे हैं उनको। कैपेसिटी चार्जेस अभी MYT के अंदर वहाँ पे 3-4 पेज उठा के देखें कैपेसिटी चार्जेस, उसमें भी है कि इलेक्ट्रिक का। क्यों दे रहे हैं भाई आप रियासत क्यों जुल्म कर रही है समाम के ऊपर? अपने वो कारोबार चमकाना है। बिजली जो है ना बुनियादी ज़रूरत है, ये कारोबार नहीं कर सकते, ये आइन के अंदर लिखा हुआ है, मैंने नहीं कह रहा हूँ, और एक्ट भी बना हुआ है इसका, कराची का एक एक्ट है 1952 का, उठा के देख ले, बुनियादी ज़रूरत है। अब ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इस वक्त, जो कि मुकम्मल तौर पर फेल नज़र आता है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक का ही हो, तो अब इसी में इस मसले का हल छुपा हुआ है, या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी और जो दीगर रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ फिर अब हमें जाना? दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी में एक नया कारोबार किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी अगर आप पीछे से उठा के देखोगे तो यही कारोबार कर रहे हैं सर। ये जो जितने पैनल आ रहे हैं और जितने इन्वर्टर आ रहे हैं, बैटरियाँ बिक रही हैं, और क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सर वहाँ पर सारी इन्होंने पूरी फैक्ट्रियाँ खरीदी हुई हैं। जी आप वहाँ पे देखेंगे, मतलब मैन्युफैक्चर तो वो कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है ना, सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे ये ख़रीद के ये लेकर आ रहे हैं। आप सब बैठा के किसी को पूछेंगे ना तो वो आपको बताएगा क्या खेल हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर है ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, बंदा पागल हो जाता है। एक चीज़, यार वो आज बैटरी वो बैठ गई, आज ये वो, यार वो क्या कहते हैं, अगर मैंने सब स्टैंडर्ड ब्रेकर लगा, अभी ये जल गया भाई, इसको बंद करना, ये इस फ्रिज को लिमिटेशन है आपके हर। बिजली तो है, आपने बटन ऑन किया, ये चला लिया, बटन बंद किया, ख़त्म। बिजली बहुत है, हो सकती है, लेकिन ये नहीं कर रहे। अच्छा, हाइडल के अंदर उन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया, ये अहम चीज़ है जो अभी हम डिस्कस नहीं कर पाए। हाइडल जो है ना, हमारे यहाँ गलत डैम बनाए गए। क्या बनाए गए? गलत डैम बनाए, क्योंकि वो इंजीनियर नहीं थे ना, ये इक़्तिसादी दहशतगर्द आए हुए थे। उन्होंने हमेशा डैम बनता है और दुनिया के अंदर ये सारा ब्लैक हो रहा है कि आप डैम के पीछे डैम बनाए जाते हैं, कम से कम 3 से 4 डैम। फिर वो बिजली के अगर इस्तेमाल है तो वो सस्टेनेबल होता है, और 12 महीने आपको एक डैम अगर आपको फिल करना हो तो पीछे से ले लिया, उसमें कमी हुई, पीछे से चले गए, फिर उससे पीछे चले गए, और फिर उससे क्या होता है कि आपका आखिरी वाला जो डैम है वो मिनरल और उससे साफ भी रहता है।
आपको सफाई की ज़रूरत भी नहीं है, खोदने की ज़रूरत भी नहीं है, उसको डेप्थ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 12 महीने आपको पानी मिलता भी रहेगा और बिजली भी आप इस्तेमाल करेंगे। ये काम क्यों नहीं हो रहा? आपने कभी पूछा इनसे? इतना बड़ा काम क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा, अभी आप देखें सैलाब से कितनी हलाकतें हो गई यार। 27-28 तो आपके सामने आ गई। पानी कहाँ गया? बिजली, पानी का शॉर्टेज था कहीं पे? पानी कहाँ गया? इंडिया हमारा पानी रोक नहीं सकता, जब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने पानी रोका उसके डैम टूट जाएंगे। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सलाहियत, इतनी ज़बरदस्त हमें ना कुदरती वो दिया हुआ है कि इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता। अब ये इलेक्ट्रिक पर हम जरा वापस आते हैं कि अब इनका किबला कैसे दुरुस्त होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड सिटी इस वक्त कराची। सर, इनके ऊपर है ना ज़्यादा से ज़्यादा ना FIR कटनी शुरू हो जाएं, आवाम डालें, ठीक है ना। वो उसका सेक्शन ताज़ीरात का सेक्शन 268 होता है, अवामी मफाद। उसमें हर कोई है ना 2-2, 3-3 बन के चलता जाए। अब मैं इन लोगों को क्यों छेड़ रहा हूँ? सियासी जमातों को क्यों छिड़वाने के लिए आवाम को उकसा रहा हूँ? लेकिन उसके लिए तो थाना कल्चर को भी सही करना पड़ेगा। वहाँ कौन आम लोग? हाँ, तो सर मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप सियासी जमातों को उठाएं कि आप तो वहाँ पे बहुत ड्रामे कर लिया आपने सूबाई असम्बलियों के अंदर, आप इधर आएँ, आप यहाँ आके हमारे साथ खड़े हो, हमारी FIR कटवाएँ, तो देखो फिर कैसे नहीं होता। मैं बिजली ख़त्म होने के मतलब बिजली बिल्कुल मतलब गली कूचों में फौरवानी, क्योंकि जब तक ये जनरेशन प्लांट नहीं आएंगे कहाँ से होगी? तो आप सवाल उठाना शुरू करेंगे तो आवाम जो है ना जब इनके गले पकड़ेगी तो ये देखो सब सही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान में जो बिजली का असल मसला है, एक तो उसकी कीमत मुस्तकिल बढ़ रही है और फिर उस कीमत के बढ़ने के साथ साथ जो पूरे मुल्क में ये सिचुएशन है कि लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। अब बहुत सारे सवालात यहाँ पर उठाए गए, लेकिन सोल्यूशन क्या है, इसको एक ओवरव्यू हम लेंगे। रज़ा रूमी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और मॉडरेटर भी थे इस पूरी डिस्कशन के और इस कॉन्फ्रेंस के। तो रज़ा साहब, यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए और उन्होंने अपने अपने सोल्यूशंस भी बताए। पाकिस्तान के इस कल्चर में रहते हुए, एनवायरनमेंट को देखते हुए, अपनी इकॉनमी को देखते हुए क्या क्या वायबल सोल्यूशंस हैं इस वक्त हमारे इस बिजली के निज़ाम की? शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो नाअहली का जो दौरा है और जो आज हमने तो ये कहा था कि हम अमूमी जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के और कराची के, सूबा सिंध के, वहाँ पर उसके ऊपर बहस होगी कुछ, लेकिन लोगों ने तो कराची इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ शिकायत का अंबार लगा दिया। मुझे तो तवक्को नहीं थी कि इतनी ज़्यादा गमो गुस्सा है, क्योंकि मेरा ख्याल था कि प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है, अब वो हालात पहले वाले नहीं रहे। लेकिन आज ये देखा और समझने का मौका मिला कि कराची इलेक्ट्रिक दरअसल बहुत से कराची वालों को नाराज़ कर रखा है, जिसमें कि लो इनकम कम्युनिटीज़ तो हैं ही, बेचारे कच्ची आबादियों में रहने वाले 10-10, 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, लेकिन जो सनती तबका है, जो छोटा बिजनेस है, मीडियम बिजनेस है, उनकी भी बहुत शिकायत है। और जो अर्बन सारिफ हैं उनका तो प्रॉब्लम ही बिजली की कीमत है, जैसे आपने कहा। तो ये तो एक हैरान कुन फाइंडिंग थी आज की, और मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो मसाइल हैं बिजली चोरी के, ओवर बिलिंग के, ओवर चार्जिंग के, और जो फ्रॉड भी होता है, उसके हवाले से भी 2-3 एक्सपर्ट्स ने बहुत होशरुबा किस्म के हकाइक पेश की है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, एक तो ये है कि इसकी मैनेजमेंट जो है उसको ठीक किया जाए और उसका एहतसाब कोई करने वाला हो। ये भी सुबह जो हमारा सेशन रहा उसमें हर स्पीकर ने कहा, और फिर लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे, सहाफ़ी थे, शहरी थे, उन्होंने कहा भी कि किसको अकाउंटेबल है, किसको जवाबदेह है। नेपरा को अगर जवाब दिया तो नेपरा तो कुछ नहीं करता, सिंध गवर्नमेंट को जवाब दे तो वो है ही नहीं, सिंध असेंबली ने कोई कमेटी बनाई हुई है, लेकिन जो भी वो करते हैं उसका असर नहीं होता कुछ। हत्ता कि एक साबिक वजीर ने तो ये यहाँ तक कहा कि जो कोई फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होती है तो KE कहता है कि जी हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब वो किसी सब्सिडी की बात कर रहे थे, लोगों को रिलीफ दिया हुआ था। तो इसकी मैनेजमेंट का इशू है और इसकी अकाउंटेबिलिटी का इशू है, वो तो ठीक होना चाहिए। और मुल्क भर में हमें अब मुतबादिल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, सोलर, विंड, उस तरफ भी देखना होगा। सोलर तो ऑलरेडी लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उसको हमें इतना फैलाना होगा कि जैसे दुनिया के और ममालिक में फॉसिल फ्यूल्स या जो रवायती बिजली के सोर्सेज हैं बनाने के, उनसे दूर हटना होगा और ये अडॉप्ट करना होगा क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी को। और जो हमारे रेगुलेटर्स हैं, कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई थी कि उनकी भी रिकैप्चरिंग की जाए, यानी उनका भी एहतसाब करने वाला जी। तो ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है खासतौर पर एनर्जी सेक्टर में, कि अगर नेपरा को भी कोई देखने वाला और उसका एहतसाब करने वाला। वो एक स्पीकर कह रहे थे कि नेपरा के चेयरमैन ने कहा जी हम तो फैसला कर सकते हैं
इम्प्लीमेंट कराने का इख्तियार नहीं है, तो उन्होंने कहा फिर आप अथॉरिटी क्यों हैं, फिर आप एडवाइजरी काउंसिल बन जाइए, या ऐसे ही वो जो रोज़ प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। तो नेपरा को भी अपना बेल्ट टाइटनिंग करनी होगी, अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफा करना होगा और सख्ती करनी होगी। ये ऐसे नहीं चल सकता। तो हमें इतने आर्टिकल्स आते हैं, इतने कमेंट्स और लेटर्स टू द एडिटर आते हैं कि जी ये हो गया बिजली का, और ज़्यादातर तादाद कराची से आ रहे हैं। तो यही हुआ कि मैंने फिर यहाँ पे अपने साथियों से पता किया, मैंने कहा भाई यहाँ पे कुछ डायलॉग होना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए मीडिया के थ्रू, क्योंकि मीडिया का असल काम है कि अवाम की आवाज़ बने और अवाम के जो इशूज़ हैं। देखिए मीडिया का ये सरोकार नहीं है कौन इस्लामाबाद में गद्दी पे बैठा है या नहीं बैठा, हमारा ये कि अवाम इस वक्त क्या चाहते हैं और किन मुसीबतों में और कैसे उनको निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपके वक्त का। तो सॉल्यूशंस इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन विल, इंटेंशन और फोकस की शायद ज़रूरत है। अब देखना ये है कि कब हुकूमत फोकस होकर इन तमाम इशूज़ की तरफ रुख करती है और फिर इनके हल को भी संजीदगी के साथ गौर किया जाता है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।